Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover the same chapter. The chapter was Town, Traders and Craftsmen. So let's start the chapter. In the previous videos of the same chapter, I have already explained about the previous part. So if you want to understand the previous part, so go through and watch my videos. तो अभी मैं इस वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूँ सूरत से। तो सूरत से पहले मसूरीपट्टनम और हम्पी जैसे सिटीज़ के बारे में, टाउन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज़ अबाउट सूरत। तो सूरत गुजरात में है और ये गुजरात में रिवर ताप्ती के किनारे ये बसा हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट और ट्रेडिंग टाउन हुआ करता था। मिडिवल पीरियड में ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग और पोर्ट टाउन हुआ करता था। सूरत एक कमर्शियल टाउन था। स्टार्टिंग में सूरत एक कमर्शियल टाउन था। अगर डुआर्टे बरबोसा के अकॉर्डिंगली हम उसकी बुक के अकॉर्डिंगली समझना चाहें तो डुआर्टे बरबोसा ने अपनी बुक में लिखा कि बहुत सारे कंट्रीज के शिप सूरत में आकर रुकते थे। एंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ द मुगल जब रूल कर रहे थे इंडिया में, उस टाइम पर सूरत एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी था। एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी था जो अपने बहुत सारे कपड़ों के लिए जाना जाता था। स्पेशली एक कॉटन का कपड़ा, स्पेशली कॉटन के कपड़ों के लिए इसे जाना जाता था सूरत को। बहुत अच्छे कॉटन के कपड़े यहाँ बनाए जाते थे जो जरी के बॉर्डर्स के साथ होते थे। ये यहाँ के जो हाथ का काम करने वाले जो क्राफ्टमैन थे वो इस तरह के अच्छे कॉटन के कपड़ों को जरी के बॉर्डर्स के साथ बनाते थे। और ये जो जरी के बॉर्डर्स के साथ कॉटन के जो कपड़े थे ये वेस्ट एशिया और यूरोप तक की मार्केट में इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था। इंग्लिश ने 1612 में इंग्लिश ने सूरत में अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किया, अपना एक ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था जहाँ से वो अपने बिजनेस को आगे फर्दर कैरी कर सके। एंड दे वर फॉलोड बाय द डच एंड द फ्रेंच। और इंग्लिश के बाद फिर इंडिया में सूरत में डच आए और डच के बाद फिर वहां पर फ्रेंच पहुंचे। सूरत की लोकेशन ने भी इसको प्रॉस्पर करने में काफ़ी हेल्प की, इसलिए कि क्योंकि जो इसकी लोकेशन थी, इस लोकेशन की वजह से जो मक्का जाने वाले, जो हज पर जाने वाले जो पिलग्रिम्स थे, तीर्थयात्री थे, उनके जितने भी शिप थे, यानी उन पिलग्रिम्स को कैरी करने वाले जितने भी शिप्स थे वो सूरत से होकर गुजरते थे। तो अब पुर्तगीज मर्चेंट जो सूरत आए हुए थे, इसकी इम्पोर्टेंस को समझने लगे और उसको रियलाइज करने के बाद पुर्तगीज ने कोशिश की कि वो सूरत को अपने कंट्रोल में, सूरत के बिजनेस को अपने कंट्रोल में, ट्रेड को अपने कंट्रोल में वो ले सके। तो पुर्तगीज ने इसको अपने कंट्रोल में करने के लिए उन्होंने कार्टाज या पासेस आप कह सकते हैं, ये इस सूरत के पास से जो शिप गुजरते थे, सूरत के पास जो सी था, समुद्र था, उससे होकर गुजरने वाले शिप्स को ये कार्टाज या पासेस दिया करते थे, इशू किया करते थे। और ये कार्टाज देने का मतलब था कि ये जो यहाँ से जो शिप जा रहे हैं, जो मर्चेंट्स जा रहे हैं, वो यहाँ से सेफ रहेंगे, यानी यहाँ पर सूरत से गुजरने पर उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई उन पर अटैक नहीं करेगा। तो इस तरह से पुर्तगीज ने सूरत के ट्रेड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। फिर जब पुर्तगीज के बाद इंग्लिश और डच आए तो पुर्तगीज ने सूरत के कोस्ट पर, समुद्र के किनारों पर अपना कंट्रोल कर लिया और इस तरह से सूरत वीक होना शुरू हो गया। सूरत 16 और 18 सेंचुरीज के बीच में सबसे ज़्यादा सूरत में प्रॉस्पेरिटी थी, यानी ये वो टाइम था जब से सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस अच्छे से हो रहा था, ट्रेड अच्छा था, कॉमर्स अच्छा था और काफ़ी चीज़ें फ्लोरिश हो रही थी 16 से 18 सेंचुरी के बीच में। तो इन चीज़ों को देखते हुए शिवाजी ने सूरत पर 2 बार अटैक किया। 1664 में और 1670 में 2 बार 2 सालों में उन्होंने इस पर अटैक किया। फिर जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ, मुगल एम्पायर डायनेस्टी ख़त्म हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी, और उसी टाइम पर जब बॉम्बे, जो अभी मुंबई हम जिसे कहते हैं, जब ये बनाया गया और ये मुंबई को एक मेजर पोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर की शक्ल में बनाया गया था इसे, तो जब मुंबई बनाया गया तो उसके बाद सूरत की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे अपने आप कम हो गई। एंड टुडे सूरत इज़ अ मेजर सेंटर ऑफ डायमंड ट्रेड। और आज जो सूरत जगह है जो ये डायमंड ट्रेड का एक मेजर सेंटर माना जाता है, यानी आज सूरत से कपड़ों के बजाय और चीज़ों के बजाय जो सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा बिजनेस किया जाता है दैट इज़ डायमंड।
Now our next topic is traders and craftsmen, and this is the last topic. They were both small and big traders in the town. यानी उस टाइम पर जो टाउन थे वहाँ उसमें स्मॉल और बिग दोनों ही तरह के ट्रेडर्स होते थे. जो छोटे छोटे ट्रेडर्स थे वो छोटे एरिया तक लिमिटेड थे, उनका अपना काम छोटे एरियाज तक लिमिटेड था. जो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स थे उनके पास बहुत सारे शिप होते थे और वो बहुत सारी चीज़ों का बिजनेस करते थे, बहुत सारी चीज़ों में वो डील करते थे. एक ही चीज़ को लेकर वो अपना बिजनेस नहीं करते थे, कई सारी चीज़ों को खरीदने और बेचने का काम करते थे. जिन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा डील किया जाता था वो थी स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स, यानी मसाले और कपड़ों के लिए सबसे ज़्यादा, यानी मसाले और कपड़े सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स इन चीज़ों में डील करने का काम करते थे. These were sold to traders in the ports of the Red Sea. यानी ये जो स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स थे ये कहाँ तक भेजे जाते थे, कहाँ तक एक्सपोर्ट किए जाते थे? रेड सी, पर्शियन गल्फ, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना तक इन सारी चीज़ों को बेचा जाता था. इंडियन स्पाइसेस, इंडिया के मसाले लाइक पेपर, सिनेमन एंड नटमेग ये यूरोप तक भेजे जाते थे. एंड द ट्रेडर्स इन्वॉल्व इन दिस ट्रेड रीप्ड ह्यूज प्रॉफिट्स. और वो सारे ट्रेडर्स, वो सारे लोग जो इन चीज़ों में डील कर रहे थे, इनको खरीद बेच रहे थे, उन्हें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिलता था. मीन्स इंडिया से कम पैसे में वो चीज़ें बेची जाती थी, भेजी जाती थी और वहाँ जाकर बहुत सारे प्रॉफिट के साथ उन चीज़ों को आगे लोगों तक पहुँचाया जाता था. ट्रेडर्स जनरली ट्रेवल्ड इन कारवांस. आप जैसे आज के टाइम में देखते हैं ना कि हम कहीं भी कोई ट्रक जा रहा होता है, अकेला सामान उसमें रखा और ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, पहुंचा दिया गया. लेकिन पहले के टाइम पर जो ट्रेडर्स थे अपना सामान लेकर जो मार्केट तक जा रहे होते थे कहीं पर, वो लोग एक साथ ग्रुप में चलते थे. और वो उस टाइम पर जो ग्रुप होते थे उन्हें कारवां कहा जाता था. उन्हें ये वर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्हें कारवां कहते थे. वो कारवां में चलते थे. और इसके अलावा जितने भी ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने अपने ट्रेड के अकॉर्डिंगली अपने इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने गिल्ड्स बना लिए थे, उन्होंने ग्रुप बना लिए थे. एंड द बंजाराज वर अ ट्रेडिंग ग्रुप. बंजाराज भी, आज की डेट में बंजाराज कोई ट्रेडिंग ग्रुप बड़ा नहीं है, लेकिन उस टाइम पर बंजाराज एक बड़ा ट्रेडिंग ग्रुप माना जाता था. बंजाराज एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे और जहाँ वो पहुँचते थे वहाँ अपना सामान वो बेचते थे और वहाँ से कुछ सामान खरीदते भी थे. फिर वो उठे, अपना सारा सामान उठाया और सारी चीज़ों के साथ फिर वो अपने एनिमल्स और फैमिली के साथ किसी दूसरी जगह चले जाते थे. फिर वहाँ जो चीज़ें उन्होंने बनाई होती थी उन चीज़ों को बेचते थे और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से वो वहाँ भी कुछ चीज़ें खरीद लेते थे. तो इस तरह से वो चलते रहते थे, किसी एक जगह नहीं रुकते थे. दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू अदर प्लेसेस. इसके अलावा ये बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों का सामान पहुंचाने के लिए, ये बाकी लोगों को, बाकी ट्रेडर्स को ये ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड कराते थे. मीन्स ये एनिमल रियरिंग करते थे. कैमल थे, हॉर्सेस थे, बुलक्स थी, बुल्स थे, काउस थी, बहुत कुछ था इनके पास, हॉर्सेस वगैरह. तो दूसरे लोगों को जो अपना सामान कैरी करना होता था, कहीं दूसरे एरिया तक पहुंचाना होता था, मार्केट तक, तो वो उनके सामान को पहुंचाने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते थे. मीन्स एनिमल दे दिया, सामान उनका पहुंचवा दिया और पहुंचाकर वापस एनिमल्स इनके पास, इन बंजारास के पास आ जाते थे. जितने भी क्राफ्टमैन थे ये बहुत सारी चीज़ें बनाते थे. जो सुल्तान थे, जो राजा थे, जितने भी नोबल्स थे, ये लग्जरी चीज़ों की डिमांड होती थी इनकी. लग्जरी चीज़ों की डिमांड होती थी. मीन्स ये अलग तरह की चीज़ें. जनरली अगर हम देखें तो लग्जरी और बाकी चीज़ों में फ़र्क होता है, कॉमन चीज़ों में. तो राजा के कपड़े और जो उनके नोबल्स थे, बड़े ऑफिसर्स थे, उनके कपड़े अलग तरह के बनाए जाते थे. जबकि जो आम लोग थे, जो आम जनता थी, कॉटन या सिल्क के कपड़े उन लोगों के लिए बनाए जाते थे और ये बहुत सारे बनाए जाते थे. राजा या उनके ऑफिसर्स के लिए बस थोड़े से कपड़े बनते होंगे जिसमें सिल्वर या गोल्ड जैसा मेटल यूज होता होगा. लेकिन आम आदमी के लिए जो कॉटन या सिल्क के कपड़े बनाए जाते थे ये बहुत सारे भी बनाए जाते थे और इन्हें लोकल की मार्केट में बेचने के साथ साथ, लोकल मार्केट में सप्लाई करने के साथ साथ इन कपड़ों को, कॉटन और सिल्क के कपड़ों को बाहर की मार्केट में एक्सपोर्ट भी यहाँ से किया जाता था. मुगल एम्परर्स जो इस टाइम पर हुए, मुगल एम्परर्स के टाइम पर उन्होंने अपने टाइम पर कई सारी वर्कशॉप बनवाई जहाँ पर क्राफ्टमैन, जितना भी हाथ का काम करने वाले अलग अलग तरह के लोग थे, वो अपने अपने वर्कशॉप में अपने कामों की प्रैक्टिस करते थे. जो चीज़ उन्हें आती थी उस चीज़ को बनाने का वो काम किया करते थे.
और बहुत सारी चीज़ें वो राजा के लिए भी बनाते थे, राजा के दरबार के लिए बनाते थे, राजा के घरों के लिए भी बनाते थे और बेचने के लिए भी उन चीज़ों को वो क्राफ्टमैन वहाँ पर बनाते थे। Craftsmen in town and villages made a variety of goods for such commercial exchange। और जितने भी क्राफ्टमैन थे, चाहे वो टाउन में थे, गांव में थे, शहर में थे, विलेजेस में थे, वो कई सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे जिससे कि वो मार्केट में जाकर उन्हें बेच सके और बदले में उनकी अर्निंग हो सके, उनको इनकम मिल सके। तो इस तरह से उस टाइम का ट्रेड चला करता था। So this is for today. Here the chapter is finished and completed. So we will meet in next video with the new chapter. Till then, take care and bye bye. Do keep watching my videos. Thank you.